आप लोगों ने, आपको कभी कुछ सुना तो होगा इस टॉपिक के बारे में, कुछ आइडिया भी होगा। सो बता सकते हो क्या है ये चीज? नॉट टेस्ट ट्यूब बेबी, मतलब प्रिंसिपल थोड़ा बहुत सेम है, बट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये, लैब में नहीं कर रहे हैं हम। मतलब हमने प्रेगनेंसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, हमने क्या पढ़ा था कि अगर इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन, कि जो एग है दैट इज फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म। तो अब क्या होगा, उसमें कुछ सर्टन चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, टू सेल्स। ये क्या हो रहा है बेटा, बाहर जाके खा के आओ। सो 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, उसके बाद फिर वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है ना। तो ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद फिर उसके बाहर एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। फिर बाद में वही क्या बनेगा, प्लेसेंटा, फिर एचसीजी सीक्रेट करता है वो। मीनवाइल बाहर जो एक लेयर है उसके अंदर भी सेल्स दे कीप ऑन डिवाइडिंग, उसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, उसमें कुछ फ्लूइड भर जाता है, याद है आपको। फिर वो फ्लूइड जो है वो इंक्रीज होता जाता है, फिर वो एमनियोटिक कैविटी बनेगा। मीनवाइल बीच में जो फीटस है दैट इज ऑल्सो ग्रोइंग, ठीक है। सो अब क्या है, अब सुहानी यहाँ आगे बैठो फर्स्ट सीट पे। अब क्या हो रहा है, ये तो हो गया नॉर्मल जो चल रहा है, ठीक है, प्रोसेस। अब व्हाट हैपेंस व्हेन द कपल इज इनफर्टाइल, दैट मीन्स who are not able to bear children. So what happens, अब क्या है, the science has advanced, बहुत सारे अपने पास चीजें हैं, not only medications but we have certain surgical कुछ minor procedure भी हैं, उसको करके हम लोग क्या कर सकते हैं, we can help them out, ठीक है। क्योंकि infertility बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लमेटिक साइकोलॉजिकल वे में भी हो सकती है, एंड प्लस नॉर्मल जो कपल है दे वांट कि दे शुड हैव चिल्ड्रन, ठीक है। अब आपके पास अगर आ रहे हैं ऐसे एंड दे फिट इनटू दिस क्राइटेरिया कि आईवीएफ करना है, तो उसके भी क्राइटेरिया हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी, है ना। तो वी हैव सर्टेन इंडिकेशंस फॉर आईवीएफ। आईवीएफ मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मतलब फीमेल के अंदर जो उसका यूट्राइन कैविटी है ना, वहां पर आप प्रिपेयर्ड कुछ चीज आपने इम्प्लांट करनी है जो कि इट विल बी ग्रोइंग इनटू अ फीटस। तो अब उसकी इंडिकेशन क्या है, कोई भी कपल आ रहा है, पहले तो आपको उनको इंडिकेशन ये है कि इनफर्टिलिटी होनी चाहिए उनको। वो कैसे है कि मोर देन 1 ईयर ऑफ टाइम दे आर नॉट एबल टू बियर चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद द फीमेल शुड बी यंग, मतलब बहुत एल्डरली नहीं होनी चाहिए, लेस देन 35 ईयर्स, ठीक है। बट ठीक है, अब तो 40 ईयर्स तक भी ले लेते हैं। प्लस उसको कोई और हेपेटाइटिस, एचआईवी, ऐसे कुछ और क्रॉनिक कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये इंडिकेशंस है, मतलब कि अगर इन ग्रुप में फॉल कर रही है तो आप उसको आईवीएफ के लिए नहीं बोलोगे, है ना। और उसको कोई और ऐसी क्रॉनिक इलनेस हो तब भी आप नहीं लोगे, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, और अगर सपोज कुछ ऐसी उसकी रिवर्सिबल चीज जो है आप ठीक कर सकते हो मेडिकेशन से, तो पहले आप उसको मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करोगे। तो कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी में हमने बहुत अर्ली क्लासेस में डिस्कस किया था, जैसे पीसीओडी है, और भी ओवरी में और भी बहुत सारे सिस्ट है, कुछ फाइब्रॉइड है यूट्रस में। तो पहले तो जो ऐसे ट्रीटेबल कॉज है पहले तो आप वो उसको ट्रीट करोगे, ठीक है। तो अगर सिस्ट है, सिस्ट बॉडी में आपने बहुत सुना होगा ना, किसी को सिस्ट हो गया, ब्रेस्ट में भी हो जाता है। तो सिस्ट का मतलब क्या होता है, एनी फ्लूइड फिल कैविटी, ठीक है। मतलब कुछ भी कलेक्शन हो गया उसमें, वो फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है ना। तो कुछ भी कोई भी कलेक्शन हो जाता है उसको सिस्ट बोलते हैं। अब सिस्ट कहीं भी हो गई आपको तो आपको उसको एक्सरसाइज करना पड़ता है। एक्सरसाइज मतलब उसको ड्रेन करना है आपको। एब्सेस भी बॉडी, एब्सेस पता है आपको क्या होती है, एब्सेस होती है पस फॉर्मेशन, जहां भी बॉडी में एब्सेस हो उसको भी ड्रेन करना पड़ता है। और अगर कोई सॉलिड लंप हो तो उसको आपको रिमूव करना है। तो जैसे यूट्राइन कैविटी के अंदर फाइब्रॉइड्स हो, फाइब्रॉइड्स मतलब कुछ मस्कुलर आपको ऐसे दिख रहे हैं विच आर कॉजिंग द फीमेल, है ना, कि वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो आप पहले उसको हार्मोनल सप्लीमेंट्स देके आप उसको कम कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप उनको रिमूव भी कर सकते हो।
तो पहले तो इंडिकेशंस इंपॉर्टेंट है कि इस ग्रुप में कौन फॉल कर रहा है। अब अगर सपोज एक उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये भी होता है कि अगर फीमेल हैज अटेन्ड मेनोपॉज तो तब भी आप उसका आईवीएफ नहीं कर सकते हो, है ना, मतलब शी हैज क्रॉस दैट एज, है ना, 45-50 ईयर्स के, तब शी इज नॉट फिट फॉर आईवीएफ। ठीक है, ये इंडियन सिनेरियो की बात है। ठीक है, तो पहले तो आपको अब जो हमने पढ़ा है ना सब कुछ, उसको एक बार उन्हीं सब में है जो नॉर्मल प्रोसेस हो रहा है वो आप उसको क्या करते हैं, उसको जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हैं वो लैब में करके, एंड इम्प्लांट क्या चीज हो रही थी, पहले तो फर्टिलाइजेशन, पहले तो एग का रिलीज, चलो वापस देखते हैं यहाँ से। सबसे पहले हमने पढ़ा था ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहले कुछ कुछ छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, कौन उनको ग्रो करवाता है, एस्ट्रोजन तो निकलता है ना हार्मोन, बट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, फिर वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करवाएगा, फिर उसके बाद जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है फिर वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कराएगा, है ना, तो अगर प्रेगनेंसी होगी तो वो कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो कॉर्पस क्या बन जाएगा, एल्बिकन्स बन जाएगा, और फिर वो डिजेनरेट हो जाता है ना। तो अब आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, ये आपको आईवीएफ स्पेशलिस्ट ये करते हैं लैब में। ठीक है, जो नॉर्मल हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चीज चाहिए, सबसे फर्स्ट चीज जो हमें इसमें चाहिए वो बताओ क्या चाहिए होगी, वी नीड अ मैच्योर एग, एग चाहिए ना इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट तो एग ही है ना। सो इसका मतलब कि जो इनफर्टिलिटी के कॉज में हो सकता है वो फीमेल के, मतलब उसका जो साइकिल्स हो वो ऐसे हो कि उसमें इतने फॉलिकल्स का रिलीज ही नहीं हो रहा हो, मे बी ये कॉज हो उसकी इनफर्टिलिटी का। तो सबसे पहले क्या होता है, एग रिट्रीवल। एग रिट्रीवल का मतलब क्या होता है कि अंडर यूएसजी गाइडिंग, आप समझ में आता है, अंडर यूएसजी गाइडेंस का मतलब आप यूएसजी में देखते हुए, क्योंकि आप यूट्राइन कैविटी के अंदर तो ऐसे नहीं देख सकते हो ना, तो इसमें आईवीएफ स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो एग जो है उसको आपको लेना है। ठीक है, तो जो एक प्रोब है या जो उनका इंस्ट्रूमेंट होता है, यूएसजी मशीन है और उस प्रोब के साथ भी यूएसजी मशीन अटैच्ड होती है, मतलब सिग्नल सारे जाएंगे। सो अंडर यूएसजी गाइडेंस वो एक प्रोब होता है दैट इज पुट थ्रू द वेजाइना अप टिल द यूट्राइन कैविटी, और ये जो है ना एग्स, उनमें से आपको ये जो आप देख रहे हो ना एग सेल्स हैं, ये आपको एग काफी सारे निकालने हैं। ठीक है, तो वो जो है उसमें सकिंग मशीन होती है, तो जो एग्स हैं मैच्योर, जो एग्स बन रहे हैं वो निकाल लेते हैं उससे, तो उस ट्यूब में कलेक्ट हो जाते हैं एंड इट इज टेकन आउट। ठीक है, यहाँ और आपको क्या चाहिए फर्टिलाइजेशन में, और हमें स्पर्म चाहिए। तो ठीक है, तो जो हस्बैंड है ऑलरेडी वी हैव द स्पर्म्स विद अस, तो हमें क्या करना होता है, अब आपको जो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नॉर्मल तरीके से हो रहा था, मतलब व्हाट वाज हैपनिंग बेसिकली, ये देख रहे हो ना पिक्चर, द एग इट वाज फर्टिलाइज्ड बाय दिस स्पर्म। तो अब आप ये लैब में कर रहे हो, तो आपने एग तो रिट्रीव कर लिया यूएसजी गाइडिंग टेक्निक से, उसके बाद यू हैव गॉट द स्पर्म। अब आप क्या करते हो, एक ट्रे जो होती है उसमें ऑलरेडी ये सारा डायग्नोसिस पहले कर लेते हैं कि इनमें कोई जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर तो नहीं है ना, एग में भी एज वेल एज स्पर्म में भी, तो सारी जेनेटिक टेस्टिंग पहले ही हो जाती है कि कुछ ऐसे तो नहीं कि हम आईवीएफ कर रहे हैं तो कोई जेनेटिक उसमें, तो ये सारी स्क्रीनिंग पहले ही हो जाती है। तो अब जो हेल्दी स्पर्म होंगे ना, वो जो आपकी डिश होती है उसमें मिलियंस ऑफ जो भी स्पर्म्स हैं वो उसमें इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस एग भी हैं। अब व्हाट विल हैपन, जो बहुत ही एक्टिव मोटाइल स्पर्म होगा, व्हाट विल इट डू, वो इस एग को जो जोना पेलिसुडा है उसको है ना पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाएगा और यहाँ फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। बट ये सब कहाँ हो रहा है, इट इज नॉट टेकिंग प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब, और है ना, तो अभी आपकी वो पेट्री डिश जो है ना उसी में हो रहा है। और ये सब कुछ वो देखते हैं, जो आईवीएफ स्पेशलिस्ट होते हैं ना, दे हैव गॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर वो सारे ये चीजें देखते हैं। तो इट टेक्स अराउंड आई थिंक 3 days, तो पहले वो उसको वो पूरा टेम्परेचर एंड एवरीथिंग हैज टू बी मेंटेन। और इसमें आप मतलब ऐसे तो सोचने में बहुत इजी लग रहा होगा ना कि ऐसे है, बट ये बहुत ही, आओ यहाँ बैठो,
आपको लग रहा होगा ना कि बहुत ही इजी टेक्निक है, और मतलब उतना ऐसे वो भी नहीं है कि बहुत ही आसान है। इसमें बहुत ही जो स्पेशलाइज्ड सेंटर ही चाहिए, ऐसे आप नहीं कर सकते हो ये कि, और बहुत सारी परमिशंस भी चाहिए आपको, है ना। तो एग रिट्रीव करना, पहले आप लोग पीछे क्यों जाके बैठे, मैंने कहा था ना आगे बैठो। यहाँ आराध्या, यहाँ आओगे, तुम सारे भी आओ यहाँ पर। आपको लग रहा होगा कि ये मतलब कि बहुत ही सिंपल है कि बस आपने एग रिट्रीव। अब कई बार क्या होता है कि जब एग रिट्रीव कर रहे हैं आप सोचो कि कितना डिफिकल्ट होगा। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाह रही थी, बट मुझे कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड वीडियो नहीं मिला, नहीं तो बहुत आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आप लोग घर पे जाके ये कभी देख लेना कि आईवीएफ में जो ये सारा लाइव जो चलता है ना, वो कितना इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग अपनी मतलब आईज से देखते हैं वो लोग कि अब ये हुआ है कि नहीं पेनिट्रेशन। ठीक है, बस बस, ठीक है। तो ये तो आप समझ रहे हो अभी तक क्या था। आपने यू हैव रिट्रीव द एग्स, और आपने मोनिश, आपका नाम मोनिश है ना, आपको क्या लग रहा है कि ये प्रोसीजर वो टेक्निकल है कि नहीं, कि कुछ छोटी मोटी ट्रेनिंग करके ये कर सकते हैं गायनोकोलॉजिस्ट? इसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं बताओ। मतलब कि हम एग्स रिट्रीवल कर लिए है ना, आपने उसको डिश में डाल दिया, अब आपको यू हैव टू रेगुलरली सी कि वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। तो इसमें टेक्निकल एरर कहाँ कहाँ फेलियर हो सकता है बताओ, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग बताओ क्या क्या हो सकता है। पहले तो एग रिट्रीवल प्रोसेस में कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, वो मैच्योर ही आपको, आपने फीमेल को ट्रीटमेंट दिया है, वो एग्स ही मैच्योर नहीं हो पाए, आपको कोई मैच्योर एग मिला ही नहीं, तो पहले तो वहीं फेलियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुई, है ना। और क्या हुआ, आपने वो टाइम जो था, मतलब इसमें टाइमिंग बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ऐसे नहीं कि आपने एग रिट्रीवल कर लिया तो वो बहुत ही समय तक रहेगा, वो फ्रीजिंग वाला कॉन्सेप्ट अलग है। बट यहाँ पर तो आपको फर्टिलाइजेशन करनी है तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, आपको कुछ घंटों में ही सब कुछ करना है। और बताओ क्या क्या हो सकता है फेलियर रेट। क्वालिटी ऑफ स्पर्म, उसकी मोटिलिटी अगर नहीं होगी या कुछ और जेनेटिक डिसऑर्डर, वो कर सकता है इन्फ्लुएंस इसको, है ना। अब ये लाइव, ये मतलब रियल पिक्चर है, बैठो, है ना, ये एक एग की रियल पिक्चर है। ठीक है, सो ठीक है, ये नॉर्मल, वी नो कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। अब आप ये सोचोगे कि अगर तो हम ये बाहर लैब में कर रहे हैं उसके बाद भी जरूरी है कि सक्सेस हो जाए। मतलब आपने बाहर करवा दिया उसकी फर्टिलाइजेशन लैब में, है ना, उसके बाद आपने देख लिया वो 2 सेल स्टेज बन गई है, 3 सेल स्टेज बन गई है, फिर जब आपने उसमें देख लिया वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया, तब आपने उसको वापस वही प्रोसीजर करके आपने फेलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया उसको, सो दैट अब वो यूट्राइन कैविटी में स्टिक हो जाए। तो अब यहाँ क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, एक्टोपिक भी हो सकता है, वो वहीं फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाए, या फिर आपने मतलब कि यूजुअली एक टाइम पे 2-3 एग्स रिट्रीव करते हैं, ताकि क्योंकि इतना एक्सपेंसिव प्रोसीजर है ना, तो एक साथ 2-3 एग्स को लेते हैं, और फिर वो 2-3 एग्स को ही, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी इसमें होती हैं, है ना, ट्रिपलेट्स या, है ना, वो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है। प्लस फेलियर भी हो सकता है, आपने तो उसको कर दिया फेलोपियन ट्यूब में, बट आगे वो इम्प्लांट हुआ ही नहीं, है ना, यूट्राइन कैविटी की लाइनिंग ही इतनी थिन है, तो फिर कुछ नहीं कर सकते उसमें, है ना। उसमें तो यू हैव टू प्रिपेयर पूरा, फिर वापस। और ये आप सुनते होगे ना, वो कहीं ना कभी सुना होगा ना आपने कि उन्होंने किसी ने आईवीएफ कराया, कभी तो नॉर्मल सुनते हैं ना। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें फेलियर रेट भी बहुत है, सक्सेस इज ओनली 30%, समझ रहे हो आप। तो 100 पीपल गोइंग फॉर, तो ओनली 25 to 30, वो भी अच्छे सेंटर्स पे। सो आप सोच रहे हो इतना एक्सपेंसिव, और ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। इसमें तो हमने तो ये बोल दिया ना एग रिट्रीवल, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो फीमेल होती है उसके एग्स ही इतने गुड क्वालिटी नहीं होते हैं। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन सब चीज़ों से पहले शी हैज़ टू टेक सर्टन मेडिकेशन, जो अगेन बहुत महंगी आती हैं। ठीक है, सो इट इज़ नॉट दैट इजी प्रोसीजर, इकोनॉमिकली बहुत बर्डन वाला है। और इसमें ये नहीं कि आपने एक साइकिल में किया तो वो सक्सेस हो गया, इसमें यू हैव टू रिपीट
है ना, उसके बाद जैसे एक साइकिल में नहीं हुआ तो फिर अगेन पूरा वो 6 महीने चलेगा साइकिल, फिर 6 महीने के बाद ये प्रोसीजर होगा, फिर भी नहीं हुआ सक्सेस, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट इज नॉट पॉजिटिव, उसमें इम्प्लांट नहीं हुआ, फिर आप उसको और अगेन रेस्ट दोगे फिर वापस, तो कितना ये टीडियस प्रोसीजर है, ठीक है। सो तो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको समझ में आया, बट हमने वो बात नहीं की कि हम पहले उसको मेडिकेशंस भी देंगे फीमेल को, है ना, वो क्या देंगे वो भी हम डिस्कस करते हैं। सो आप ये देख रहे हो यहाँ पर हार्मोनल ट्रीटमेंट, अभी किसी फीमेल इनफर्टिलिटी का कारण डिक्रीज इन अवम क्वालिटी भी तो हो सकता है कि उसके एग्स ही इतने कम उसमें बन रहे हो कि वो प्रेगनेंसी तो हो ही नहीं पाएगी ना फिर, तो आपको क्या करना होता है, वी हैव टू गिव सर्टन हार्मोनल सप्लीमेंट्स, तो जिससे कि वो ज़्यादा एग प्रोडक्शन हो, ताकि हमें जो हम एग्स जब रिट्रीव करें तो हमें अच्छी क्वालिटी के एग्स मिले। तो सबसे पहले तो ये आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि कभी आपके क्वेश्चन में भी आती हैं, तो इसमें 3 मेडिकेशंस हैं जो हम देते हैं, ठीक है, अभी आगे लिखा हुआ भी आएगा। तो वन इज क्लोमिफिन साइट्रेट, ये आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना? क्लोमिफिन साइट्रेट है ना, अलग अलग सॉल्ट जो है वो क्लोमिफिन है, प्लस आप HCG दे सकते हो। हमने HCG पढ़ा था ना, ट्रोफोब्लास्ट वो सिक्रीट करता है, तो वो भी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो HCG के इंजेक्टेबल्स, क्लोमिफिन साइट्रेट 50 मिलीग्राम ओरली टैबलेट, ठीक है। इससे क्या है, बेसिकली उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे ना, अलग अलग जगह पर हैं, हाइपोथैलेमस में भी हैं, आपके ब्रेस्ट पे भी है, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर बहुत जगह पे हैं। तो बेसिकली क्लोमिफिन जो है वो सब जगह जाके बाइंड करेगा और इट विल इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ LH और FSH। जब LH FSH ज्यादा होगा तो क्या क्या ज्यादा होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा फॉलिकल्स जो मैच्योर करेंगे तो मल्टीपल एग प्रोडक्शन होगा, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी कि आप इतना ज्यादा मतलब ऐसा प्रोसीजर कर रहे हो तो यू नीड गुड अमाउंट ऑफ एग्स, ताकि आपका वो फेलियर ना हो जाए, ठीक है। सो ये तो हार्मोनल ट्रीटमेंट है, फीमेल को हम देते हैं, ठीक है। वी फर्स्ट थिंग इज हमें बहुत सारे एग्स चाहिए अच्छी क्वालिटी के, ठीक है, उसके लिए वी गिव क्लोमिफिन, HCG के इंजेक्टेबल्स और GnRH एनालॉग्स है ना, जो ग्रोथ हार्मोन के एनालॉग्स होते हैं वो भी देते हैं, ठीक है। सो वी गेट अ गुड मैच्योर ओवा, ठीक है। इस ओवा को हमने निकाल लिया, ठीक है, हमने उसको लैब में रख लिया और मीनवाइल हमें नॉर्मल स्पर्म भी मिल गया, एंड देन वी कीप टू डेवलप अ एम्ब्रियो, ठीक है। और इस एम्ब्रियो को हम क्या करेंगे, फिर अगेन थ्रू दैट प्रोसीजर हम वापस उसको फैलोपियन ट्यूब में छोड़ देते हैं, ठीक है। राहुल समझ में आ रहा है कि कुछ वैसे लग रहा है इमेजिनरी? ये मतलब रियल जो कॉमन जो IVF सेंटर्स में ऐसा प्रोसीजर होता है, ये बहुत ही टीडियस और टेक्निकल और बहुत ही वो ऐसा प्रोसीजर है, इतना इजी नहीं है जितना इसमें लग रहा है, ठीक है। अब अगेन हैव अ लुक, हमने पहले तो उसको बहुत सारी मेडिकेशंस है ना, इन फॉर्म ऑफ क्लोमिफिन, HCG, इंजेक्टेबल्स, ये पहले 3 महीने पहले चलता है ये सब ट्रीटमेंट। उसके बाद उसके एग्स जो है वो बहुत सारे यहाँ पर मैच्योर उसने एग्स बना दिए फीमेल ने, ठीक है। आपने फिर इसको वही थ्रू दैट USG गाइडेड आप टेक्निक से आपने यहाँ से एग रिट्रीवल कर लिया। उसमें माइल्ड एनेस्थीसिया देना पड़ता है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पूरा आपको जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना है, तो माइल्ड एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब हम निकाल लेते हैं, उसके बाद ठीक है, आप देख रहे हो 24 आवर्स, देन 2 सेल स्टेज, देन दिस 4 सेल स्टेज, और उसके बाद यू अगेन इंसर्ट हेयर, ठीक है, और उसके बाद ये इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आप उसको लेकर और फिर आप इसमें आप और भी बहुत सारी एडवांस अब बहुत और भी चीजें आ गई हैं, ठीक है। एक इसमें एडवांस टेक्निक है जिसको गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है, GIFT। रौनक इस पे ध्यान दो, एक होती है गिफ्ट टेक्निक और एक होती है जिफ्ट टेक्निक। गिफ्ट मतलब वेरी गुड, ये पढ़ा है आपने। और जिस्ट क्या हो गया? अच्छा, ये एनाटॉमी में, चलो गुड।
सो इसमें क्या है कि या तो आप फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हो, या तो जाइगोट कर रहे हो या गैमीट कर रहे हो, है ना। सो बेसिकली वही प्रिंसिपल है, बट डिफरेंट है कि वो डिपेंड करता है पेशेंट का किस क्राइटेरिया में फॉल हो रहा है, ठीक है। और एक इक्सी टेक्निक भी होती है। इक्सी क्या होता है? ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना। तो इट डिपेंड्स कि पेशेंट का किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। अगर तो पेशेंट का मतलब फीमेल का कोई इशू नहीं है, मतलब उसका सारा जो है ना, मतलब एग क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज ओके, बट स्पर्म की मोटिलिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो देन ये एक सिंपल टेक्निक है, तो इसमें डायरेक्टली जो है वो स्पर्म इंजेक्शन कर देते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली IVF कर देंगे, पहले और भी माइनर चीजें भी हैं। और इन सबसे पहले ओवुलेशन इंडक्शन भी एक टेक्निक है, तो ओवुलेशन इंडक्शन में भी क्लोमिफेन साइट्रेट ही यूज करते हैं। तो वो सिंपल टैबलेट्स ही खानी होती है फीमेल को एंड सर्टेन इंजेक्टेबल्स। तो जब एग्स ग्रो कर जाते हैं अच्छे से, तो नेचुरली भी वो कंसीव कर सकती है, ठीक है। तब इतना ज्यादा टीडियस की जरूरत नहीं है। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए, है ना, क्लोमिफेन साइट्रेट, ये आप आगे फार्मा में पढ़ोगे और डिटेल में। दूसरा HCG, और ये थर्ड इज GnRH एनालॉग्स, ठीक है। सो ये तो इनके बाकी जो है ना, ये इस नाम से आते हैं, बट सॉल्ट इज क्लोमिफेन साइट्रेट, ठीक है। तो क्लोमिफेन साइट्रेट इज नथिंग बट SERM, है ना, मतलब सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। मतलब आपके हाइपोथैलेमस, आपके यूट्राइन कैविटी, GIT, हार्ट, इन सब पे आपके एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स हैं। तो जितना ज्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा सब जगह जाके बाइंड करेगा, है ना। जितना एस्ट्रोजन होगा उतना LH FSH ज्यादा होगा, ठीक है। हम मेनोपॉज में ये सब कम हो रहे हैं ना, जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा फर्टिलिटी के चांसेस होते हैं, उतना ज्यादा कंसीव करने के चांसेस हैं। तो इफ द कॉज इज डिक्रीज इन LH FSH, सो आप ये दे सकते हो, ठीक है। और अगर कंसीव करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जैसे वो सेकंड ट्राइमेस्टर या मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, तो दैट मीन्स उसको कई बार HCG की डेफिशिएंसी भी होती है, तो तब आप वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए भी HCG दे सकते हो। दिस इज कोरियोनिक, मीनोपॉजल नहीं है ये, है ना, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना। तो ये पूरा USG गाइडेड होता है एंड पूरा OT का ही सेटअप होता है ना, पूरा स्टेराइल होना चाहिए वो एरिया। और oocyte रिट्रीवल करना, है ना, यहाँ से जैसे ये दिख रहा है ना आपको, यहाँ से इसको लेना है। ये रियल पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हो कि oocyte ऐसे दिखता है। अब दिख रहा है आपको ये 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज ऐसे देखा है ना आपने अपनी बुक में। फिर क्या वो क्लीवेज होती है, फिर वो मल्टीपल, है ना। तो ये रियल वो इमेज है, तो ऐसे कुछ इमेजिनरी नहीं हो रहा है। ये तो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर वो जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती है ना, पहले आपने एनाटॉमी में पढ़ लिया होगा शायद, एक और पिक्चर उसमें आएगा। ये तो ये दिख रहा है आपको, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये कनेक्टिंग स्टॉक, है ना, आपने पढ़ लिया है। तो एम्ब्रियोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ लो ना, तो आपको फिर ये ऐसे लगेगा नहीं कि ये कुछ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा फिर आपको। आई थिंक वो गैस्ट्रुलेशन वाली स्टेजिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे फॉर्म होते हैं सारी चीजें, है ना। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये ब्लास्टोसिस्ट फॉर ट्रांसफर, ठीक है। ठीक है। एंड अगर तो हमारा प्रोसेस जो IVF का वो हो जाता है सक्सेसफुल, तो नॉर्मल जो है वो फीटस की डेवलपमेंट होगी, बट ऑब्वियसली मॉनिटरिंग ज़्यादा चाहिए इसमें, ठीक है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी के बहुत, तो आपने सुना भी होगा ना कि कई बार वो जो IVF का ट्रीटमेंट के बाद, है ना, ट्रिपलेट्स भी बहुत कॉमन है।
ट्विंस भी बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि आप एक टाइम पे सिर्फ एक ही एग नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, यू ट्रांसफर एटलीस्ट 3 एग्स, 3 से ज्यादा नहीं। तो ठीक है, एंड दिस इज हाउ द बेबी लुक लाइक आफ्टर बर्थ। ठीक है, सो थोड़ा सा ये ऑल्टरनेटिव्स जो है, आईवीएफ तो बहुत ही टेक्निकल बिल्कुल वैसा हो गया, उसके अलावा अगर दूसरी प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, इक्सी, गिफ्ट और ये, ठीक है, बट इसके लिए सारी नॉर्मल होनी चाहिए चीजें। उसको कोई ऐसे नहीं है कि फीमेल के अगर फेलोपियन ट्यूब भी अब नॉर्मल है या उसके यूट्राइन में कोई पैथोलॉजी है तब आईवीएफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल यूट्राइन आपको चाहिए। अगर ऐसे उसमें कुछ और प्रॉब्लम होगी तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो एटलीस्ट 1, इसके लिए तो आपको, क्योंकि आपने फेलोपियन ट्यूब में ही करना है, वी हैव 2 फेलोपियन ट्यूब्स, तो आपकी एटलीस्ट आप एक साइड में कर रहे हो तो एटलीस्ट 1 ट्यूब शुड बी पेटेंट, ऐसा नहीं कि वो ब्लॉक हो, है ना। तो यूट्राइन पैथोलॉजी और वो पहले ही एक्सक्लूड कर लेना है हमें, एंड सर्टन जो हेपेटाइटिस और एचआईवी वो उनमें भी आईवीएफ इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, है ना, उसमें नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगेन ये जो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर है, ठीक है, इसमें एम्ब्रियो इज ट्रांसफर इन विच अ वुमेन्स एग आर टेकन फ्रॉम एन ओवरी एंड दे आर पुट बैक इनटू द फेलोपियन ट्यूब रेदर देन द यूट्रस। ठीक है, और ये और भी बहुत सारी चीजें हैं। एंड जो ये फ्रीजिंग वाला भी आपने सुना होगा, है ना। तो यूजुअली जिनको अपनी यंग एज में यूजुअली फीमेल्स क्या करती हैं, वो दे फ्रीज देयर एग्स, बट दैट इज टोटली डिफरेंट। वो और उसके बाद में जब भी कभी वो प्लान करें तो फिर वो एग्स को वो रिट्रीव करके कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है, इक्सी मैंने आपको बताया था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसमें कोई फीमेल पैथोलॉजी नहीं है, बट इसमें दे डोंट वांट टू गो फॉर आईवीएफ की जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, इसमें अगर मेल जो काउंटर पार्ट है उसमें स्पर्म मोटिलिटी और उसमें प्रॉब्लम है, देन वी कैन गो फॉर दिस। तो ये इक्सी का फोटो है। ठीक है, ये है, ये तो एग है एंड आप निडल से डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हो उसमें स्पर्म। ठीक है, ये उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर द मेल्स हु हैव लो स्पर्म काउंट या फिर लो मोटिलिटी भी हो, है ना, बाकी कोई पैथोलॉजी फीमेल में नहीं हो। ठीक है, और जो एग फ्रीजिंग है वो क्या होता है, वो उसको बहुत ही क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब कि वो बहुत ही उसको फ्रीजिंग कुछ ऐसे, उसमें बहुत ही लो टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन है एंड सम अदर थिंग ऑल्सो। तो ये भी बहुत, क्या हो सकता है इसका रिस्क, क्या हो सकता है। एक तो मल्टीपल बताया प्रेगनेंसी। आप बताओ कोई फेमस, बहुत सारे हैं पर्सनालिटीज या सेलिब्रिटीज जिनके ट्रिपलेट्स, बहुत सारे हैं, पता नहीं आपको। अरे ये तो ट्रिपलेट्स है ना, कि एक क्या नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा, फराह खान, यस, फराह खान है ना, शी हैज ट्रिपलेट्स, तो आईवीएफ से ही उनका हुआ है प्रोसीजर। तो इसका ये भी एक रिस्क है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, तो इसीलिए 3 से ज्यादा तो करते ही नहीं है, क्योंकि फिर वो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी उनमें से किसी एक या दो की। ठीक है, और इनका रिस्क ये भी है कि आप क्लोमिफिन साइट्रेट दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, ताकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन आपका ज्यादा बढ़े, एलएच बहुत ज्यादा हो, एफएसएच बहुत ज्यादा हो, तो ओवरी जो है हाइपर स्टिमुलेट भी हो सकती हैं। हाइपर स्टिमुलेट मतलब अब वो मल्टीपल इतने ज्यादा बहुत मल्टीपल एग्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगी, तो ये फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना। ये ऐसे भी नहीं करना है हमें कि क्लोमिफिन साइट्रेट हम देते ही जाएं, तो इस तरीके से भी नहीं करना होता है। तो दीज आर द रिस्क।
देयर में बी फेलियर टू रिकवर, ठीक है। एग को जो फर्स्ट पॉइंट ये है जो हम रिट्रीव कर रहे हैं उसमें अब वो इतना मैच्योर ही नहीं हुआ, आपने उसको मेडिकेशंस भी दे दिए, इंजेक्टेबल्स भी दे दिए, बट रिट्रीवल कुड नॉट बी पॉसिबल, तो तब भी फेलियर हो सकता है, ठीक है। और अगर ओवल्यूशन हैज ऑकर्ड बिफोर द टाइम ऑफ एग रिकवरी, तो तब भी आपका फेलियर है, बिकॉज एग ऑलरेडी ओवल्यूशन हो चुका है, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग पेल्विक स्कारिंग और एनी टेक्निकल डिफिकल्टी, तो यूट्राइन कैविटी में ही जाना है ना, जो निडल है दैट हैज टू बी इंसर्टेड इन द यूट्राइन कैविटी, तो कोई उसमें ऐसी पैथोलॉजी है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर। व्हाट इज हैपनिंग? पानी पी लो, बहुत ज्यादा खांसी आ रही है तो आपको। चलो आप बताओ, आपने कभी सुना है इसके बारे में, आयुषी के साथ जो है? हैव यू रेड समथिंग अबाउट आईवीएफ? पढ़ते तो है ना, आउट ऑफ इंटरेस्ट तो पढ़ते हैं ना कभी कि क्या होता है प्रोसीजर? नहीं पढ़ा, सुना भी नहीं कभी इसके बारे में? तो हम कभी कोई चीज देखते हैं, कोई न्यू चीज, तो हम उसके बारे में फिर क्यूरियस नहीं होते हैं जानने के लिए कि ये क्या चीज है? तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, है ना। क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो फिर लर्निंग भी नहीं होगी। आयुषी बैठो, हंसी क्यों आ रही है बेटा? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आजकल जो गायनेकोलॉजिस्ट है ना, दे गेट ट्रेनिंग फॉर दिस आईवीएफ के लिए। आपने देखा ही होगा ना कितने सेंटर्स हैं, और इंडिया में सबसे जो फेमस है वो कौन सा वाला है? आईवीएफ सेंटर कौन सा फेमस है? इंदिरा, बहुत है ना, लेट टाइम पे पहले होता था। ये सर भी तो, अपने सर का भी तो सेंटर है ना, सबसे अर्ली टाइम्स में 80s में सर भी तो आईवीएफ ही करते थे, जब बिल्कुल न्यू था, मतलब ये कॉन्सेप्ट 80s, अर्ली 80s में, है ना, तब सर इज आईवीएफ स्पेशलिस्ट ओनली, है ना। तो और आप लोग भी ये चूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये, मतलब एडवांस अभी बहुत और भी चीजें आ रही हैं, तो जो कॉमन चीजें हैं वो तो कर रहे हैं सब लोग, बट कुछ डिफरेंट करना है, एंड मॉनेटरी वाइज भी ये हाईएस्ट अर्निंग वाली फील्ड्स हैं ये, ठीक है। आदित्य, क्या हो गया? आपको बोरिंग लग रहा है ये कॉन्सेप्ट? इसमें कुछ, इससे ये वाली ब्रांच ये लेने से क्या फायदा हो सकता है बताओ? आईवीएफ स्पेशलिस्ट मतलब बनना अच्छी बात है, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? पेशेंट को तो होगा ही, है ना, और हाईएस्ट अर्निंग ये है ब्रांच, तो इतना साधारण मत समझो उसको। बैठो बैठो, ठीक है। तो सक्सेस रेट जो अभी भी 30% ही है ना, तो ऐसा नहीं कि हम जो सारी प्रोसीजर्स कर रहे हैं वो सारी सक्सेसफुल होती हैं, ठीक है। एक्टोपिक मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड इवन उसके बाद अबॉर्शन भी हो सकता है इसमें, ठीक है। दीज आर दी सर्टन एथिक्स विच हैज टू बी फॉलोड। ऐसे नहीं कि यस यस प्लीज, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उसको विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, है ना, सारे बाईपास कर दिए नेचुरल मेथड्स और डायरेक्टली अपने, तो दिस इज अनएथिकल, ठीक है। एंड दिस इज, यू हैव टू चेक कि उसकी इंडिकेशन कैटेगरी में वो फॉल करेगी, ये नहीं कि सिर्फ आपने अपने बेनिफिट के लिए उसको मल्टीपल इंजेक्शंस और सब कुछ कर दिया, ठीक है। एंड डिस्कार्डिंग द एक्सेस एम्ब्रियो, दिस इज ऑल्सो, यू हैव टू मेंटेन एथिक्स, इसके प्रॉपर रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं आप कर सकते हो कि आपने उनसे रिट्रीव तो 3 कर लिए, आपने इंजेक्ट भी कर दिया, आपके पास जो बच्चे हैं वो आप सेल कर रहे हो, तो ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। नॉट अफोर्डेबल फॉर मैनी, आज के डेट में भी ये चीज है। सो दीज आर सर्टन एथिक्स, आपको ये फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सो इनफर्टिलिटी इज
ट्रीट इट एज अ डिजीज, नॉट अ सिम्टम, ठीक है? इसको आपको ऐसे नहीं ट्रीट करना है। सुहानी, डांट पड़ेगी आपको। तो रिलीजियस, सुहानी बताओ आप, रिलीजियस ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं? ये स्टैंड अप। व्हाट कैन बी द रिलीजियस ऑब्जेक्शंस टू IVF? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस?